ध्यान देंगे। आज हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। पूरे भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अगर कोई है जानकारी के लिए भी और प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी, तो वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दो ऐसे अध्याय हैं जिनसे लगभग 30 से 40% प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए इनका अध्ययन जानकारी के लिए भी और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार, सबसे पहले तो ये जान लें कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। अब भाग 3 की बात हो गई, तो भाग 1 और 2 हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। और पहला भाग, दूसरा भाग नागरिकता। पहले भाग में 1 से 4 अनुच्छेद, दूसरे भाग में 5 से 11 अनुच्छेद, और ये तीसरा भाग है जिसमें 12 से 35 अनुच्छेद तक है। तो ये देखेंगे कि बहुत बड़ा भाग है संविधान का, और इसका अध्ययन, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य को गरिमापूर्वक अपना जीवन जीने के लिए अपरिहार्य होते हैं। ये लगभग सभी सरकारों द्वारा, पूरे विश्व में लगभग सभी सरकारों द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि ये भारतीय मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद ये व्यक्तियों के विरुद्ध भी कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो राज्य की शक्तियों पे युक्त निर्बंधन लगाते हैं। राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य वो नहीं कर सकता, लेकिन हमारे मौलिक अधिकार की ये विशिष्टता है कि उसमें कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त हैं। जैसे यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है, अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और 24, ये व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त हैं। और मौलिक अधिकार व्यक्तियों को और नागरिकों को दोनों को प्राप्त होते हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, इन सब चीजों की मैं अभी विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा तो पूरी बातें आपको समझ में आएंगी। लेकिन अभी यह है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों को प्राप्त हैं। बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों के साथ व्यक्तियों को भी प्राप्त हैं, ये ध्यान देंगे। उसके बाद पूरे सभी मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो जीवन जीने से संबंधित अधिकार है, बाकी अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। मौलिक अधिकारों को दो कैटेगरियों में बांटा जाता है, सकारात्मक मौलिक अधिकार और नकारात्मक मौलिक अधिकार। जैसे अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 25 है और अनुच्छेद 28 है, ये सकारात्मक मौलिक अधिकार हैं। और नकारात्मक मौलिक अधिकार जो राज्य पर निर्बंधन लगाते हैं वो अनुच्छेद 14 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 15 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 16 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 21 में दिए हैं। दूसरी चीज, अभी हम नागरिकता और राज्य के संबंध में जब पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि इनमें होने वाले जो संशोधन हैं वो साधारण तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत होने वाले संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माने जाते हैं। यानी कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इन अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत से काम नहीं चलता है, विशेष बहुमत से संशोधन करना पड़ता है, जिससे ये ज्ञात हो रहा है कि ये कितने महत्व के हैं। दूसरी चीज, अब हम सीधे सीधे अनुच्छेदों को पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक क्या क्या चीजें और कैसे और किन रूपों में दी गई हैं। सबसे पहले अनुच्छेद, सीधे सीधे अनुच्छेद ही पूछ लिए जाते हैं या उससे संबंधित कोई चीज परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य की परिभाषा बताता है।
राज्य की परिभाषा किस प्रयोजन के लिए? अनुच्छेद 3 और 4 के प्रयोजन के लिए। 4 भी यहीं पे लिख देते हैं। अनुच्छेद 3 4 भाग, चौथा भाग अनुच्छेद भाग 3 और भाग 4 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा बताता है। भाग 3 क्या? ये मौलिक अधिकार जिसको हम पढ़ रहे हैं, और भाग 4 मतलब नीति निर्देशक तत्व, जो आगे हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार में एक से ज्यादा वीडियो बनेंगे, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। राज्य की परिभाषा दी गई है किस प्रयोजन के लिए? भाग 3 और भाग 4 के प्रयोजन के लिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 13 दिया गया, कह रहा है कि न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों का सजग प्रहरी होता है। मौलिक अधिकारों के न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार न्यायालय को होता है। किसी भी मौलिक अधिकार के न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। न्यायालय मूल अधिकारों का सजग प्रहरी होता है। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 13 बताता है। तो ये दो अनुच्छेद तो हो गए, राज्य की परिभाषा और न्यायालय मूल अधिकारों का प्रहरी है, न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक है। कोई भी परिवर्तन, कोई भी संशोधन अगर किया जाता है मौलिक अधिकारों में, तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालय कर सकता है। नहीं भी किया जाता है तो कौन सा मौलिक अधिकार होना चाहिए, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए, इसका भी पुनर्विलोकन हमेशा न्यायालय मौलिक अधिकारों के संबंध में करता रहता है और अपने आदेश जारी करता रहता है, जिसका पालन किया जाता है। उसके बाद मौलिक अधिकारों, सीधे सीधे मौलिक अधिकारों पे आते हैं, तो इसका सबसे पहला भाग होता है समता के अधिकार। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो हमको समता अर्थात समानता प्रदान करते हैं, जिसमें सबसे पहले है 14वां अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ये सभी व्यक्तियों को लागू है, जो नागरिक हैं लागू है, जो नागरिक हैं उनके ऊपर भी, और जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके ऊपर भी ये अनुच्छेद 14 लागू है। विधि के समक्ष समता का तात्पर्य यह होता है कि सभी लोग विधि के समक्ष जो है समान है। कोई भी हो, सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है। इसका तात्पर्य बस साधारण सा ये होता है, विधि के समक्ष समता कि कोई भी व्यक्ति हो वो विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। लेकिन ये एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में क्या होता है कि समान परिस्थितियों में जो लोग रहते हैं उनको विधि के समक्ष वैसी समानता प्रदान की जाती है, जो एक सकारात्मक कॉन्सेप्ट है। जैसे संसद सदस्यों को दीवानी मामलों में न्यायालय में उपस्थित होने से मुक्ति प्रदान की जाती है कुछ दिनों तक, लेकिन फौजदारी मामलों में किसी को मुक्ति नहीं प्रदान की जाती है। अब उसके बाद देखिए, ऐसे ही समान परिस्थितियों में उपस्थित व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष समान व्यवहार किया जाएगा। ये इस कॉन्सेप्ट का मूल है, विधि के समक्ष समता का। उसके बाद है विधियों का समान संरक्षण। दो भागों में है ये, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। मतलब विधि का सभी नागरिकों, गैर नागरिकों को अगर कोई भी विधि बनाई जाती है तो उसका समान रूप से उस विधि का संरक्षण उनको प्राप्त होगा। दूसरा वाला है सभी लोगों को उस विधि का समान रूप से संरक्षण प्राप्त होगा। उसके बाद अनुच्छेद 15 पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों के लिए है, लेकिन अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों को प्राप्त है। ये बात का ध्यान देंगे। इसमें देखिए, ध्यान देंगे, शब्दों पे ध्यान देंगे। इसमें केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब केवल इन आधारों पे विभेद नहीं किया जा सकता है, इनमें से कोई एक या अनेक आधारों पे विभेद नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य आधारों पर विभेद करने को यह अनुच्छेद प्रतिषेध नहीं करता है। अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है कि राज्य इन आधारों पे विभेद नहीं कर सकता है। मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है। राज्य का तात्पर्य क्या होता है? राज्य का तात्पर्य जो है लोकसभा, विधानसभा और ये जितने भी सरकार के इंस्टीट्यूशन हैं सबको स्टेट की डेफिनेशन में ले आते हैं। तो देखिए, राज्य जो है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है।
इनके अलावा अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है ना। पहला 15(1) कहता है राज्य को कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता है वो, जबकि 15(2) उससे भी आगे बढ़ के कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी नागरिक ऐसा नहीं कर सकता। नागरिकों को भी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है अनुच्छेद 15(2). अनुच्छेद 15(3) की बात करते हैं तो अनुच्छेद 15(3) इसमें अनुच्छेद 15 में थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रदान करता है। ये बता रहा है कि बच्चों व अनाथ बच्चों व महिलाओं के लिए कोई विधि अगर राज्य बनाता है तो ये इस अनुच्छेद का क्या नाम है कि विपरीत नहीं माना जाएगा। बच्चों और महिलाओं के लिए अगर कोई विधि, लिंग के आधार पर विभेद हो गया वहां पे महिलाओं के लिए, तो अगर बच्चों और महिलाओं के लिए राज्य कोई विधि बनाता है उनके कल्याण के लिए, तो वो इस अनुच्छेद के विरोध में नहीं माना जाएगा। उसके बाद 15(4) कहते हैं, ये प्रथम संशोधन से जोड़ा गया था। हुआ क्या था कि तमिलनाडु के उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित कर दिया था कि जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को कोई जो है लाभ अलग से न दिया जाए, क्योंकि विधि के ये समता जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, तो सभी लोग समान हैं। तो प्रथम संशोधन द्वारा 1991 में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अगर उनकी उन्नति के लिए कोई प्रावधान अगर राज्य करता है तो वो इस अनुच्छेद का विरोधी नहीं होगा। उसके बाद अनुच्छेद 15(5) लाया गया। 92वें संविधान संशोधन 2005 में लाया गया था कि शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण, जो अभी 50% आरक्षण दिया जाता है, 50 के अब तो 60 हो गया है, वो शैक्षिक संस्थानों में जो प्रवेश के लिए आरक्षण दिया जाता है वो 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2005 में लाया गया था। तो वो आरक्षण भी इस अनुच्छेद के अगेंस्ट में नहीं होगा। तो ये 2-3 इसके अपवाद हैं, 15(3), 15(4) और 15(5), इनको ध्यान से देख लेंगे। 15(4) क्या कहता है, 15(3) क्या कहता है और 15(5) क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समता, मतलब जो पब्लिक इंटरप्राइज होंगे, जो पब्लिक सेक्टर है, वो सभी लोगों को नौकरी देने में समानता रखेगा, ठीक है। बात तो बहुत अच्छी कही हुई है। नागरिकों के लिए केवल ये होगा अनुच्छेद 16, तो लोक नियोजन में अवसर की समता, ठीक है। तो अनुच्छेद 16(1) कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समता प्रदान की जाएगी, जबकि वही 16(2) कहता है कि अब वही बात सब जोड़ ली है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव एवं निवास। उद्भव एवं निवास, इसमें 2 नई चीजें जोड़ दी गई हैं। ये तो है ही है जो 15 में है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा लोक नियोजन में। इसमें निवास भी जोड़ लिया इसने, एक काम और हो गया, और उद्भव भी। इसलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे राज्य सरकारें नियम बनाती हैं कि अगर यहाँ से कोई हाई स्कूल पास होगा तो वो यहाँ इस राज्य से संबंधित फॉर्म वगैरह को भर सकता है। तो ये निवास स्थान की अर्हता तो हुई नहीं, ये तो पास होने की अर्हता हुई। उसके बाद कुछ राज्यों को, अब देखिए, अब ये 3 जो है इसका उपवाद है। कुछ राज्यों के लिए निवास को नियुक्ति की अर्हता मानने की संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो कुछ राज्यों को इस मामले में छूट दे सकता है कि वो निवास के लिए नियुक्ति की अर्हता निर्धारित कर दें। दूसरी चीज, अनुच्छेद 16(4) की बात करते हैं तो 16(4) पिछड़े वर्ग के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और पिछड़े वर्ग के आरक्षण का प्रावधान किया गया है 16(4) में। और 16(5) जो है धर्म के आधार पर, जैसे किसी क्या नाम है, मंदिर में संचालक नियुक्त करना है, किसी मस्जिद के लिए कुछ नियुक्त करना है, किसी चर्च के लिए कुछ नियुक्त करना है, तो वो नियुक्ति अगर धर्म के आधार पर की जाती है तो ये इसका जो है उल्लंघन नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं कहा जाएगा। धार्मिक नियुक्तियां जो होती हैं, जैसे कोई चर्च है उसमें किसी की नियुक्ति करनी है, बाय द वे अगर उसका संचालन सरकार के पास है तो सरकार को उसको उसमें किसी की नियुक्ति करनी है, या कोई मंदिर है जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में सरकार ने जो है वहाँ पे मंदिर का संचालक जो है उनको बना दिया है, जो वहाँ पे
कमिश्नर है, उनको बना दिया गया है। तो इस आधार पे जो नियुक्तियां होती हैं वो धर्म के आधार पे की जाती हैं, धार्मिक लोगों की जाती हैं नियुक्तियां, लेकिन वो इस लोक नियोजन में अवसर की क्षमता का उल्लंघन नहीं मानी जाती हैं। उसके बाद दो और छोटे छोटे हैं। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, अनटचबिलिटी। अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं अनटचबिलिटी क्या चीज होती है। अनटचबिलिटी को समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 17 से, और ये राज्य को तो किया ही गया, व्यक्तियों को भी कहा गया कि आप भी अनटचबिलिटी नहीं, अस्पृश्यता जो है मतलब का समाप्त करना होगा। और उसके बाद अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, शिक्षा और सेना को छोड़ करके अन्य किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। शिक्षा और सेना को छोड़ करके अन्य किसी प्रकार की, शिक्षा के क्षेत्र में दी जा सकती है, सेना के क्षेत्र में दी जाती है, अन्य कोई उपाधि किसी को भी नहीं दी जाएगी। और वो इस प्रकार का उपाधियों का जो है अंत कर दिया गया। तो आप देखें हैं समता का अधिकार 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसके बाद हम लोग इसके आगे के जो मौलिक अधिकार हैं, स्वतंत्रता के अधिकार, उसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।